चुनावी शंखनाद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हर चढ़ते दिन के साथ आपको बताते चले रण भीषण होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि 2 चरणों में अभी भी चुनाव बाकी हैं। 6वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 तारीख को डाले जाएंगे वोट, जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन 58 सीटों में उत्तर प्रदेश की आ जाती हैं कुल 14 सीटें जिसमें मतदान होना है। उनमें से 13 सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि 3 अवध प्रदेश की हैं। लेकिन इन सब के बीच राजा भैया के एक कदम ने पूर्वांचल की सीटों के समीकरण को लेकर कई तरह के सवालों को जन्म दिया है। राजा भैया ने अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार का ऐलान कर दिया। क्षत्रिय मतदाताओं में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। साथ ही 5 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर वो समीकरण बना या फिर बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पूर्वांचल में होने जा रहे इस रण को भीषण बनाने के लिए राजा भैया ने ये जो चाल चली है, उसमें अखिलेश यादव को कितनी दिला पाएंगे वो कामयाबी, या फिर एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा बाजी मार ले जाएंगे। किस तरह से सत्ता का सियासी समीकरण अब बदल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल की इन सीटों पर राजा भैया का क्या रहेगा खेल, समझते हैं इस रिपोर्ट में। अंतिम के 2 चरणों में पूर्वांचल की 24 सीटों पर चुनाव हो, उसके पहले ही यूपी की चुनावी राजनीति ने नई करवट ली है। कुछ रोज पहले तक अपने समर्थकों को स्वतंत्र होकर वोट डालने की अपील करने वाले राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मिर्जापुर में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुँचे और समर्थन का पत्र समाजवादी पार्टी को सौंपा। उनका आदेश हुआ कि आप वहाँ पहुँचिए और अपना समर्थन आप समाजवादी पार्टी को दीजिए। कब आदेश हुआ, कहाँ? आज हुआ। माना जा रहा है कि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निजी टिप्पणी की थी। प्रतापगढ़ में प्रचार के दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से नहीं, ईवीएम से पैदा होते हैं। भ्रम तोड़ दें कि कुंडा किसी की जागीर है। माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के इसी बयान ने क्षत्रिय वोटरों में नाराजगी भर दी है और इसीलिए राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। अब सवाल यह है कि राजा भैया के समाजवादी पार्टी के साथ आने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा, तो इसे समझिए। 5 सीटों पर राजा भैया का सीधा प्रभाव है। ये 5 सीटें हैं प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मछली शहर, जौनपुर और घोसी। प्रतापगढ़ में राजा भैया का क्षत्रियों के साथ कुर्मी और ब्राह्मण वोटर्स पर खासा प्रभाव है और प्रतापगढ़ में 8% क्षत्रिय, 12% कुर्मी और 16% ब्राह्मण है। इसके अलावा 14% मुस्लिम और 9% यादव है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से एसपी सिंह पटेल को मैदान में उतारा है, जो खुद कुर्मी है। यानी कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ में राजा भैया बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे स्वीकार नहीं कर रही है। बात नहीं है, हम लोग राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर चुनाव जीतेगी। प्रतापगढ़ से ही सटा जिला है जौनपुर। यहाँ भी राजा भैया की सक्रियता अच्छी खासी है और धनंजय सिंह के चुनाव में न होने से यहाँ के 2 लाख ठाकुर वोटर्स को भी राजा भैया प्रभावित कर सकते हैं। राजा भैया की जौनपुर में ब्राह्मणों पर भी अच्छी पैठ है, इसीलिए अखिलेश यादव जौनपुर में रैली करते हैं तो जीत का भरोसा जताते हैं। उनके अपने ही उनके साथ नहीं है। आपने यहाँ खेल नहीं देखा, यहाँ का खेल तो सबको समझ में आ रहा है ना कि आपके हाथ में कानून है, आपने जेल भेज दिया। आपके हाथ में ताकत है तो जेल से बाहर ले आए। आपके हाथ में ताकत है तो आपने टिकट कटवा दी। तो यहाँ का जौनपुर के खेल सब समझ रहे हैं। राजा भैया के दल ने समाजवादी पार्टी को मिर्जापुर से समर्थन पत्र दिया है, यानी पूरी गुंजाइश है कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजा भैया का दल प्रचार करेगा। मिर्जापुर में करीब 10% क्षत्रिय है, कुर्मी और यादव की आबादी करीब 19% है, ब्राह्मण 11% और मुस्लिम भी 10% है। अब देखना यह है कि एनडीए की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल के सामने समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद को कितना फायदा होता है। इसी तरह घोसी सीट पर भी राजा भैया का खासा असर है। यहाँ के 1,80,000 मतदाताओं में उनकी पैठ है। इसके अलावा ब्राह्मण, कुर्मी और पासी वोटर्स को भी वो प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि पूर्वांचल की 24 सीटों पर 30 लाख से ज्यादा क्षत्रिय मतदाता हैं। 2014 और 2019 में क्षत्रिय वोटर्स बीजेपी के साथ था, मगर इस चुनाव में स्थितियां बदली हुई दिख रही हैं। पूर्वांचल की जंग धारदार है और आजमगढ़ की टक्कर भी जोरदार है। आज बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने रोड शो किया। उनके साथ भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे भी थी। निरहुआ ने एक बार फिर जीत की हुंकार भरी। उनके पास जब वो हारने लगते हैं तो झूठ बोलने लगते हैं। कभी ईवीएम खराब हो जाता है, कभी उनके कार्यकर्ता खराब हमारे हो जाते हैं।
मतलब ये लोग अपनी कभी हार मानेंगे ही नहीं, और यही वजह है कि ये पूरे देश से कांग्रेस और सपा खत्म हो जाएगी। अक्षरा सिंह ने भी माना कि अब की बार 400 पार। जय श्री राम। आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से राममय हुआ है ये धरती आजमगढ़ का, और उम्मीद है अब की बार 400 पार, और मोदी जी के साथ साथ हमारे निरोवा जी डेफिनेटली आने वाले हैं। अब पूर्वांचल की जंग जबरदस्त है। छठे चरण में पूर्वांचल की 11 और अवध पट्टी की 3 सीटों पर रण है। देखना होगा कि इस रण में कौन बाजी मारेगा। आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल में कुल 26 सीटें आती हैं। 2 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चला है। छठवें चरण में 25 तारीख को 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 7वें चरण में 1 जून को बाकी बची सीटों पर होगा मतदान, जिसमें वाराणसी और गोरखपुर जैसी सीटें भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच राजा भैया का ये कदम क्या वास्तव में अखिलेश यादव को बड़ा फायदा पहुंचाएगा? क्योंकि चुनाव दर चुनाव अगर हम देखें तो लगातार उनका ग्राफ गिरता रहा है। इन सब के बीच पूर्वांचल में क्या है बीजेपी की ताकत और क्या है उसकी कमजोरी, उसको बताती हुई हमारी अब अगली रिपोर्ट देखिए। यूपी में आने वाले 2 चरणों में 27 सीटों पर चुनाव होने हैं। 27 में से 24 सीटें पूर्वांचल की हैं। अब समझना यह है कि इन सीटों पर एनडीए कमजोर क्यों है और एनडीए मजबूत कैसे है। एनडीए कमजोर इसलिए है क्योंकि राजा भैया का एनडीए को समर्थन नहीं है, और मजबूत इसलिए है क्योंकि एसबी-एसपी को अपने साथ जोड़ा हुआ है। कमजोर इसलिए है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में कई जिलों में हारी है, और मजबूत इसलिए है क्योंकि कई जिलों में क्लीन स्वीप भी किया है। कमजोर इसलिए है क्योंकि जातीय गोलबंदी भेद नहीं पाई, और मजबूत इसलिए है क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियों से पूर्वांचल में गठबंधन किया हुआ है। बात अगर राजा भैया के प्रभाव की हो तो राजा भैया की पार्टी को 2022 में 8 सीट पर 1000 से भी कम वोट मिले, 6 सीट पर 1000 से 8000 के बीच वोट मिले, और 2 सीट जहां जीते 67,000 से ज्यादा वोट मिला। अब सवाल यह है कि क्या राजा भैया के एनडीए के साथ न आने से नुकसान होगा? तो बता दें कि राजा भैया की पार्टी जिन 2 सीटों पर चुनाव जीतती है, दोनों विधानसभा सीटें कौशाम्बी लोकसभा में आती हैं। वहां पर 5वें फेज में चुनाव हो चुका है। अगले 2 फेज की 27 सीटों में पिछली बार एनडीए 20 सीटों पर जीती थी, लेकिन 7 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 50,000 से भी कम वोट से जीती थी। अगर इन सीटों पर राजा भैया का प्रभाव रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। आज तक ब्यूरो। अब राजा भैया आगे क्या करेंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर मचे घमासान की। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद हैं एसटी हसन, उनकी ओर से बयान सामने आया है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अगर संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। एसटी हसन के इस बयान के बाद ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि कभी भी ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी और मुस्लिम तुष्टीकरण की ये सियासत इस बार जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अब दोनों ही तरफ से मुस्लिम सियासत पर किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है, आरक्षण को लेकर आर पार की जंग है, बाजी पलटने का दावा नेताओं की ओर से किया जा रहा है। अब अगली रिपोर्ट देखिए। 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। 24 के चुनावी समर के अभी 2 रण शेष हैं, लेकिन उससे पहले मुस्लिम आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। बीजेपी और विपक्ष में दावों और वादों की बौछार के बीच समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग करके अपने टारगेट वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसपी हसन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुसलमानों के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पे नहीं है? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी,
पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार आएगी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर चुनावी मंच से दो टूक कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा। आरक्षण पर घमासान के बीच जौनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरक्षण से छेड़छाड़ और धोखे का आरोप लगाया। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% EWS की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। और कम आबादी में कौन है? 40% में कौन है? कम आबादी है, प्लस धर्म भी वही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, पारसी ये लोग मेहनत करेंगे या पढ़ेंगे अच्छा, तो इन्हें 40 के ब्लॉक में ज्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश से निकलकर अब बात कर लेते हैं दिल्ली के पॉलिटिक्स की। स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट की घटना के बाद पहली बार एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान विस्तार से उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि किस तरह से उनके साथ सीएम हाउस के भीतर मारपीट की गई और भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने खोलकर की है बातचीत। सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके PS थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। बयान अलग अलग क्यों थे कि सीएम ने पिटवाया, you know the three things that you said, विभव, सीएम और विभव ने पिटवाया, विभव से पिटवाया गया, विभव ने अकेले पीटा। So, जो फर्स्ट 2 कॉल्स हैं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे कॉल कर रही थी वो वहीं खड़ा था। मैं बहुत एजिटेशन और डर में थी कि मेरा फोन खींचेगा और मुझे फिर पीटेगा। तो उसमें मैंने उस समय बहुत एजिटेशन में और बहुत डर में, एंड आई वाज ऑलरेडी इन पेन एंड ट्रॉमा, तो मैंने 2 बातें बोली हैं। मुझे नहीं पता कि वो 1 बोली है, 2 बोली है, मैं उसको लेके आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, वही मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगा कि शायद 1 कॉल मेरी लगी नहीं, मैंने इसलिए दोबारा बोला। बट उस समय मैंने यही बोलने की कोशिश की कि अरविंद जी ने विभव से मुझे पिटवाया, क्योंकि उस समय मुझे यही, उस वक्त आई फेल्ट दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे टुडे आई हैव फाइल्ड अ प्रॉपर कंप्लेंट एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और मैं अब इस बारे में कि मेरे को किसने पिटवाया, क्यों पिटवाया, कब पिटवाया,
मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज ऑन गोइंग एंड आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट। हैव यू गिवन अ क्लीन चिट टू अरविंद केजरीवाल की उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने विभव ने अपने आप किया है? हु डिड व्हाट? देखिए, मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही। सच्चाई तो ये है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों और थप्पड़ों से मारा गया और ये बात एमएलसी में भी निकल कर आई है। एमएलसी, जस्ट फॉर व्यूअर्स, मेडिको लीगल केस। हाँ जी। तो इतनी मेरे को, मतलब 4 दिन बाद मेरी एमएलसी हुई, उसमें भी मेरी इंजरीज निकल कर आई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिल्ला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती हूँ? यू हैव वर्कड विद सेवरल विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कैन समबडी वॉक लाइक दिस नॉर्मली आफ्टर बीइंग बीटन सो ब्रूटली? जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? You are very agitated. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठ के भागते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना भी है और आपको न्याय भी पाना है। तो ये कहना कि देखिए इस सीसीटीवी फुटेज में ये ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुंचे। तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये डॉक्टर्ड है? एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं अभी चल रही हूँ और 4 दिन बाद मैं लिम्प कर रही हूँ, तो किसी को भी, जिसको भी चोट लगी होगी, उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड़ भी जाता है। अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड़ जाता है। और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चुअली रियलाइज करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं। तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिम्प कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है। इसी के साथ चुनावी शंखनाद में कोलकाता से बस इतना ही।